स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। अपने कार्यक्रम के इस हिस्से की शुरुआत एक सवाल के साथ कि क्या कॉमन सिविल कोड 24 के चुनाव की दशा और दिशा तय करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट रेडी हो रहा है, यानी 370 राम मंदिर के बाद अब बीजेपी ने अपने तीसरे सबसे बड़े वादे पर काम करना शुरू कर दिया है। इस ड्राफ्ट में क्या होगा अभी इसकी कोई डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन उससे पहले ही ओवैसी हो या मौलाना, सबने एक सुर में इसे मुसलमान विरोधी बताना शुरू कर दिया है। दारुल उलूम देवबंद के मजलिसे शूरा में यूसीसी पर चर्चा हुई है। सवाल है, यूसीसी लागू करने से मोदी को फायदा होगा या नुकसान। देश के मुसलमानों का इस वक्त मूड क्या है। मुस्लिम वोट बैंक पर सारे मोदी विरोधियों की नजर है, लेकिन मुसलमान किधर हैं? इसी सवाल पर करेंगे चर्चा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं शुरुआत मुमताज जी आपसे कर रही हूं। अभी यूसीसी बना नहीं है, ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है, उससे पहले ही ये विरोध करना कितना जायज है? मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। अभी तो 1 महीने का वक्त मांगा है, और अगर मीटिंग कहीं हो रही है तो जाहिर है कि बगैर मीटिंग के तो मशवरा दिया नहीं जाएगा। अगर लॉ कमीशन ने मांगा है कि हमें अपना मशवरा दीजिए और सबसे मांगा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मीटिंग हो, बातचीत हो, और जब बातचीत होगी तभी तो कोई मशवरा दिया जाएगा कि भाई इससे पहले भी, अच्छा ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले जो 21वां हमारा लॉ कमीशन था उसने भी 3 साल तक इसी तरीके की जद्दोजहद की। मैं खुद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जब मौलाना वली रहमानी थे तो मैं खुद गया था लॉ कमीशन, तो वहां जो कमीशन के चेयरमैन थे वो भी हंस पड़े, कहा रे क्यों चले आए अभी हमारे पास, अभी तो कुछ ऐसा है ही नहीं। तो मैं समझता हूं कि अभी मशवरा मांगा गया है, उसको सरकार से फिलहाल जोड़ के देखने की जरूरत नहीं है। बीजेपी को बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 साल इस पे बहुत जद्दोजहद हुई और कुछ नहीं निकला। इसलिए मैं समझता हूं कि चुनाव जीतने के लिए तो सलाह मशवरा करिए ना। एक मेरा काउंटर क्वेश्चन जरूर लीजिएगा। सलाह मशवरा करिए, लेकिन आप बयानबाजी करेंगे खुले मंच से, यूसीसी के विरोध में आप लोगों को भड़काने की कोशिश करेंगे। नहीं, मुझे लग रहा है कि कोई एक सेकंड, आप इसे सीधा सीधा मुस्लिम विरोधी बता देंगे तो माहौल तो खराब होगा ना देश का। नहीं, मैं समझता हूं कि अभी जब कोई चीज है ही नहीं, कौन लोग कह रहे हैं क्या कह रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन अभी जब कोई प्रारूप नहीं है, कोई तस्वीर सामने नहीं है, उस पर हम कैसे कमेंट करें, क्या बताएं? अभी तो मशवरा मांगा गया है, मशवरे लोग देंगे। इससे पहले भी मैंने मैडम कहा कि 3 साल तक लोगों ने अपनी अपनी राय पेश की है, वो राय मांगी गई है। लेकिन अगर बीजेपी खुश हो रही है कि मैं इसके जरिए से 24 में चुनाव जीत जाऊंगी, तो बीजेपी खुशफहमी में न रहे। इससे पहले आप देखिए कर्नाटक में भी इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था, क्या हश्र हुआ, 224 में से 64 सीटों पर सिमट गई। फिर अभी द ऑर्गेनाइजर में आरएसएस ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया मैडम। अच्छा, एक बात क्लियर कर दीजिए, यूसीसी पर जो आपसे सलाह मशवरा मांगा जा रहा है, आप लोग साथ हैं और आप इस पर राय देंगे? कोई मुसलमान विरोधी वाला, कोई मुसलमान विरोधी वाला एजेंडा नहीं है? कोई मुस्लिम विरोधी वाला एजेंडा नहीं है? नहीं, अभी तो राय देंगे मैम। देंगे ना? क्या है, बिल्कुल राय देंगे। हमसे भी मांगा गया है। तमाम लोगों की आप मुखालफत करते हैं जो खुले खुले मंचों से कह रहे हैं कि मुसलमान विरोधी है? नहीं, बिल्कुल मैं कहता हूं उनको ये नहीं कहना चाहिए, वो गलत कह रहे हैं। अभी जब कोई चीज सामने है ही नहीं, पहले कोई चीज जब सामने आएगी तब तो मुखालफत करेंगे। ठीक है, आपका स्टैंड समाजवादी पार्टी का यूसीसी पर? प्राची जी देखिए, सदन की जिम्मेदारी है और उसका दायित्व भी है, कानून बनाना उसका दायित्व है। तो कोई कानून बनता है, बिगड़ता है, संशोधन होता है, वो कानूनी प्रक्रिया है। तो उसमें मुझे लगता है कि ड्राफ्ट जब भी आए इस तरह का, तो जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं इस देश के अंदर, सभी राजनीतिक पार्टियों का पार्टिसिपेशन हो, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने, उसके बाद जो वहाँ से इनपुट्स आएँ, जो सजेशंस आएँ, उसे इनकॉर्पोरेट करके एक बेहतर बिल बनाने का प्रयास करना चाहिए जो भारत के लोगों के लिए हो, भारत के लोगों का काम करे, भारत के लोगों की मानवता को आगे बढ़ाए, भारत के लोगों को समृद्ध बनाने का काम करे। ऐसा बिल होना चाहिए। अगर किसी जाति विशेष को, किसी धर्म विशेष को एक टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी कुछ इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाना चाहती है, तो हम हमेशा उसके विरोध में रहते हैं। मैं इसी पर आ रही थी, ये आपने कैसे सोच लिया कि ये कोई प्रोपेगेंडा लेकर आ रहे हैं, जब आप कह रहे हैं कि अभी तो ड्राफ्ट नहीं आया, अभी तो सामने कोई चीज नहीं आई? उससे पहले आपने कैसे सोच लिया कि ये मुसलमान विरोधी है, टारगेट करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी? आपके सांसद बयान भी देते हैं हमेशा। हमने इसलिए सोच लिया, भारतीय जनता पार्टी के लोग सीना ठोक के बोलते हैं कि हम इस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं। अब इस देश के युवा बैठे, मुझे बताइए 140 करोड़ की आबादी में अगर 80 करोड़ लोग राशन पे टिक जाएं, मैं कहता हूं बाकी 40 करोड़ भी राशन पर आ जाएं, तो क्या यह सरकार की उपलब्धि कही जाएगी? जहां पे नौकरी देने की बात होती है वो कहते हैं राशन देंगे, जब रिजर्वेशन हटाने की बात। सुनिए सर, ये मुझे समझ नहीं आया, आप मुसलमान विरोधी से सीधा राशन पर चले गए। बिल्कुल, पहले आप ये बताइए कि कैसे मुसलमान विरोधी हैं? ये प्रोपेगेंडा में बता रहा हूं ना। आप जो देश को गरीबी का मानक माना जाएगा, जिस देश में ज्यादा लोग राशन पर टिके हुए हैं वो गरीबी का मानक है,
भारतीय जनता पार्टी उस समृद्धि पेश करती है तो और आप लोग भी कहते हैं कि देश समृद्ध हो रहा है भारतीय जनता पार्टी। तो इसे मुस्लिम विरोधी से कैसे जोड़िएगा सर, ये तो बताइए। भाई राशन लेने वाले मुस्लिम भी तो हैं उसमें। जब ये प्रोपेगेंडा, मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम भी तो है, नहीं है, सिर्फ मुस्लिम नहीं है। और अगर राशन मिल रहा है तो कैसे विरोधी होगा ये मुस्लिम विरोधी? अरे प्राची जी मेरी बात आप समझिए, मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि मैं 80 करोड़ लोगों को राशन देता हूँ और ये कहती है कि देश की समृद्धि बढ़ रही, देश विश्वगुरु बन रहा है। अगर किसी देश की 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग राशन पर आश्रित हो जाए, जिनके पास ना नौकरी है, ना रोजगार है, ना और कोई काम धंधा है, यूसीसी से कैसे जोड़ दिया? तो वो देश समृद्ध कैसे होगा? यूसीसी से कैसे जोड़ दिया? किससे? यूसीसी से कैसे जोड़ दिया? मैंने बताया ना, जब भारतीय जनता पार्टी इस तरह काम करती चली आई है, समझ में आ रहा है, सच को नहीं बता सकती, समझ में आ रहा है। सच भारतीय जनता पार्टी सच को छुपाने का काम हमेशा करती है, तो इसमें भी करेगी। अरे क्लियर नहीं हो रहा है सर, आप क्या कह रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है। यूसीसी और जो आप कह रहे हैं राशन, ये दोनों बहुत अलग मसले हैं। मैंने यूसीसी आप कहां जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? यूसीसी पे आपको बता दिया कि भारत के संसद एग्जाम्पल नहीं दिया कि कैसे लगा कि मुस्लिम विरोधी है। चलिए जवाब दीजिए शहजाद जी। आप जब भी यूसीसी पर बात करते हैं, एक तबका कहता है कि आप टारगेट करने की कोशिश करेंगे मुसलमानों को। देखिए अभी कितनी विडंबना की बात है कि यूसीसी को लाने वाले संविधान में कांग्रेस के कई सारे लोग थे, क्योंकि हमारे संविधान के निर्माताओं ने को संविधान में डाला। तो क्या वो मुस्लिम विरोधी था क्या? जब गोवा में पहली बार लागू हुआ, कांग्रेस की सरकार थी, तब वो क्या अल्पसंख्यक विरोधी था क्या? वहां पर हो तो चमत्कार और आज हो तो गुनहगार। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा कि यूसीसी आना चाहिए, परंतु यूसीसी के नाम पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हमारे देश में एक यूसीसी है, अनसिविल कॉमन कोड। और ये एसटी हसन है, सांसद है समाजवादी पार्टी के, वो कहते हैं कि ये बिल आ जाएगा, यूसीसी आ जाएगा तो 4 शादी करने नहीं मिलेगी। ये उनका अधिकृत बयान है। अरे बाकी सब तो छोड़िए, यूसीसी को छोड़िए, जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को निरस्त किया और 3 तलाक पे कानून लाने के लिए कहा, तो शफीकुर रहमान बर्क इनके सांसद कहते हैं खड़े होकर कि शरिया में तब्दीली हुई इसलिए कोरोना आ गया, ये शरिया में तब्दीली होनी चाहिए। अब इनसे पूछिए, यूसीसी तो बहुत दूर की बात है। शाहबानू में जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का और शायरा बानू में जो फैसला है 3 तलाक को निरस्त करने का एक सिटिंग में, क्या उसके समर्थन में है कानून के? तो वो उस पर मुंह नहीं खोल पाएंगे। और पूरे देश की बात करो, देखिए 80 करोड़ को जब राशन दिया गया कोविड कालखंड में, अत्यंत गरीबी रेखा से नीचे, हमारे आईएमएफ की रिपोर्ट है कि 1% से नीचे रखा गया, क्योंकि मोहम्मद, मोहित, मैरी सबको वो राशन मिला। इनके जमाने पर तो राशन किसके घर में जाता था और कहां से स्मगल होकर बांग्लादेश पहुंचता था, यह भी हमने देखा है। आज राशन हमारी देश की जनता को जाता है तो इनको प्रॉब्लम होती है। परंतु मैं इनसे सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहता हूं, अभी जब यूसीसी का ड्राफ्ट आया नहीं, बच्चा पैदा हुआ नहीं, तो ये मुंडन कराने कैसे बैठ गए कि ये यूसीसी जो है वो मुस्लिम विरोधी है? बताइए, 4 शादियां नहीं करने मिलेगी। और पहले तो सोच देखिए कि 4 शादी करनी है। बताइए, एसटी हसन सांसद है या नहीं है? मुझे बड़ा कुशीनगर के एयरपोर्ट के बारे में पूछ रहे थे, झूठ बोल रहे थे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो हमारे राज्य में बना था। पर मैं आज पूछना चाहता हूं, एसटी हसन आपके सांसद है, हाँ या ना? एसटी हसन सांसद है और ये बयान कोई भी पढ़ ले, बताइए यादव जी, एसटी हसन के बयान पे। रुकिए पहले, नहीं 4 शादी आपको भी करनी है क्या? नहीं 4 शादी करनी है? अरे सुनिए तो सही। हाँ देखिए, आप इस तरह नहीं एसटी हसन का बताइए ना, इधर उधर नहीं। जोकर कुशीनगर का एयरपोर्ट इंटरनेशनल कब बना इनको पता नहीं, अब लंदन में ज्यादा रहते हैं तो इनको पता कैसे होगा? पर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि एसटी हसन के बयान पर चिल्ला मैं भी सकता हूँ। नहीं चिल्ला, सुनिए, आपकी पार्टी चिल्ला छोड़ रही है। एसटी हसन के बयान पर बता दीजिए। अच्छा 3 तलाक पे क्या स्टैंड है? अच्छा ब्रजभूषण शरण सिंह के सांसद है कि नहीं? आ गए अब लो, अब आ गए। इनके सांसद है कि नहीं? बेटियां बताओ। आप बेटियां, सभी लोग बेटियां बताइए। उस पर तो एफआईआर भी हुई। गायत्री प्रजापति जो पॉक्सो का करने के लिए उसको टिकट दिया। अरे सुनो तो पहले, सुन लीजिए, अब सुनोगे नहीं। गायत्री प्रजापति इनका जो सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह, और महिला रेसलर के साथ बदतमीजी करता है और पॉक्सो दर्ज हो जाता है। भारत के कानून में लिखा है कि पॉक्सो दर्ज होने के तुरंत बाद आपकी अरेस्टिंग होगी। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पूरी पुलिस कुछ नहीं कर पाई। सुप्रीम कोर्ट ने जब इसलिए 4 शादी का बयान, इसलिए 4 शादी का इससे एसटी हसन का बयान खत्म हो जाएगा? कोई मायने नहीं रहेंगे उनके बयान के। यूसीसी पर आपने कहता उनके बयान नहीं रहेंगे। कार्रवाई कीजिए, बयान पार्टी का बयान नहीं है तो डिनाई करिए ना। उनका बयान पार्टी का बयान नहीं है। आप लोग डिनाई भी नहीं करते ना, एक भी डिनाई मैं कह रहा हूं ना, उनका बयान पार्टी का बयान नहीं है। एक भी डिनाई आया आपके नेता का? पूछे, उन्होंने पार्टी की तरफ से बयान दिया है कि अपनी तरफ से दिया है? नहीं, बॉयज विल बी बॉयज, ये बयान पार्टी का था। अब ये राशन की बात कर रहे हैं। बॉयज विल बी बॉयज, बलात्कारी जो होते हैं वो बच्चे, गलती हो जाती है, पार्टी का था। ऑडियंस के सवाल भी है, जल्दी कंप्लीट करिए फिर अरविंद। अच्छा 3 तलाक पे पार्टी का स्टैंड क्या है वो बता दो। 3 तलाक पे पार्टी का स्टैंड बता जल्दी से। 3 तलाक के कानून, 3 तलाक कानून आ चुका है जो संवैधानिक तो विरोध नहीं होना चाहिए। स्वागत करते हैं, उस पे क्या स्टैंड की बात करते हैं आप?
बताओ। इस संसद अच्छा, के बनाए हुए चलिए, कानून का देश का हर आदमी मानेगा। उसे तो फिर मानना यूसीसी चाहिए। भी तो कानून है देश का, यूसीसी भी तो देश का कानून है, उसका स्वागत करो, संविधान का कानून है। बताइए, अच्छा चलिए, तीन तलाक का विरोध नहीं करना पर यूसीसी का विरोध करना। अरविंद जी, एक कमेंट आपका यूसीसी पर। यूसीसी चलिए, आप की confuse चर्चा होती है चलिए, आप confuse मोदी मत विरोधी, होइए। मुसलमान विरोधी, होता है, मुसलमान होता है। विरोधी से कहा जाता है। अब रुक जाइए, धर्मेंद्र जी और शहजाद जी। देखिए ऐसा है प्राची जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये बीजेपी का डिक्लेरेशन आज का नहीं है, सबसे पुराना डिक्लेरेशन 3 थे इनके, 370 तलाक और एक ये यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए ये संविधान का मैंडेट है आर्टिकल 44 का। ये जब संविधान सभा में डिबेट हुई थी इस बात पे तो नेहरू जी ने इसको सपोर्ट किया था और डॉक्टर अंबेडकर ने सपोर्ट किया था, उसके बाद ही आर्टिकल 44 में इसको इंक्लूड किया गया। तो अगर संवैधानिक मैंडेट है और इनका डिक्लेरेशन है जिसकी वजह से 2 बार मेजोरिटी से जीते हैं तो क्यों नहीं लागू करेंगे। और तीसरी बात देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड 4 बातों के लिए, इसमें 5वीं बात नहीं आएगी। पहला है इनहेरिटेंस, दूसरा है ये अडॉप्शन और तीसरा मैरिज एंड डाइवोर्स। ये 4 पॉइंट को कवर करना है और वो विषमताएं हैं, अगर कुरीतियां हैं तो उसको कौन ठीक करेगा। ये सरकार की जिम्मेवारी होती है कि अगर समाज में कोई कुरीतियां है, अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है या ह्यूमन राइट का वॉयलेशन है तो उस पर बाकायदा कानून लाके इसको ठीक करे। ये सही एग्जाम्पल है 4 शादियों वाला। दूसरा, इनसे एक और चीज पूछिए, मौलवी साहब खड़े हुए हैं, क्या पुरुष जो महिलाएं हैं, क्या महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं तलाक के लिए कोर्ट जा सकती हैं? तो जवाब है कि नहीं, वो घर में ही रहेंगी। तलाक जितना मर्जी टॉर्चर हो, जो मर्जी हो, तलाक के लिए नहीं जा सकती हैं। अगर जाएंगी तो कहाँ जाएंगी? जो इनके कंगारू कोर्ट्स हैं, और उसमें भी मौलवी साहब बैठे होंगे, वो उनकी मर्जी से कानून चलता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए इस पे तो आपको बोलना ही नहीं चाहिए। अगर सरकार ने बीड़ा उठाया है तो उस सरकार के विरोध में क्यों खड़े होना है, ठीक है, अब मैं नंबर सवाल 1, ले लूं। और नंबर 2, अब मैं पहले इसको सवाल क्यों ले लूं। धर्म के उसमें जुबोड़ना है। पीछे से सवाल था माइक। मेरा नाम आंचल है। मेरा सवाल आप सबों से है कि जो भी मसला होता है वो सिर्फ मुस्लिम और हिंदू के बीच में क्यों होता है? और भी तो धर्म है हम लोगों के साथ बीच में, तो बस हिंदू और मुस्लिम के बीच में कोई भी कंट्राडिक्शन क्यों होता है? लाइए, और किसी का सवाल? नाम बताइए। मेरा राबिया नाम है। और अभी जो मैम ने कहा, बहन ने कहा कि जो ये बातें होती है सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की ही बातें होती है, तो ऐसा क्यों होता है? दूसरा ये कि जैसे आजकल माहौल जो चल रहा है, डर लगता है कभी कभी जाने में आने में भी कि ऐसा ना हो कि आगे चल के कोई प्रॉब्लम हो। तो ये माहौल कौन खराब कर रहा है? शहजाद जी, आप देखिए, सरकार में बहुत जिम्मेदारी अच्छा सवाल पूछा। यूसीसी तो महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा हथियार है, परंतु उसको एंटी मुस्लिम देकर कहने का काम ना केवल एसटी हसन ने किया, अखिलेश यादव का अधिकृत बयान, इससे समाज का बंटवारा होता है, मुलायम सिंह यादव जी का बयान, ये हम किसी भी हालत में आने नहीं देंगे। तो क्या संविधान की सभा ने जो यूसीसी को संविधान में डाला था, क्या वो देश का बंटवारा करना चाहते थे? और अभी इन्होंने एसटी हसन से तो हाथ धो लिया। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश जी के बयान पर ये स्टैंड ले, ये वो लोग हैं जो हिंदू टेरर कहते हैं। आतंकवाद का वैसे कोई धर्म नहीं होता, परंतु हिंदू टेरर हो जाता है। और एकमात्र पार्टी जिसने अपने मैनिफेस्टो में यह कहा कि आतंकी अगर मुसलमान होगा तो उसको क्लीन चिट देने का काम हम करेंगे, जिस पर वाराणसी के ब्लास्ट में शामिल मुसलमानों को, जो आतंकवादी थे, उनको छोड़ने का काम किया गया। तो इलाहाबाद बेंच ने फटकार लगाते हुए कहा कि आतंकवादियों को आज छोड़ रहे हो, कल पद्मश्री देंगे। ये एकलौते रूप से आतंकवाद को भी धार्मिक चश्मा देने का काम अगर कोई करता है तो ये करते हैं। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं ना कि यूसीसी में आंबेडकर जी सही है जिन्होंने यूसीसी को डाला संविधान में, या अखिलेश यादव सही है जो कहते हैं इससे समाज? ठीक है, मैं इस पर आपसे जवाब लूं। एक और सवाल अखिलेश यादव के बयान पे जवाब सवाल ले लूं, फिर उस पर आप जवाब दीजिएगा। माइक पीछे दे दीजिए। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम ज़ैनब खान है। थोड़ा तेज बोलो। ओके, गुड आफ्टरनून, मेरा नाम ज़ैनब खान है। मेरा क्वेश्चन एजुकेशन से रिलेटेड है। मैं बीटेक कर रही हूँ और इंडस्ट्री में जो चल रहा होता है और हमारे कॉलेज में जो करिकुलम चल रहा है अभी, सारे कॉलेजेस में भी, उसमें इतना गैप है। अगर हम कॉलेज में भी फ़ी दे रहे हैं, वो इंजीनियरिंग कॉलेज की फ़ी लैक्स में होती है, तो वो जो वो करिकुलम पढ़ाते हैं वो इंडस्ट्री से मैच नहीं होता है, और हम बीटेक करके भी अनएम्प्लॉय रहते हैं। और अगर हमें कोई स्किलफुल होना होता है तो उसके लिए हमें दोबारा 50,000 60,000 कोर्सेज करने पड़ते हैं। तो ये गैप क्यों है? ठीक है, पीछे भी माइक। तो ये करिकुलम को चेंज करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। स्टिल वो करिकुलम क्यों चल रहा है? अखिलेश जी का जवाब दीजिए। पीछे एक मिनट, एक क्वेश्चन बस। अब क्वेश्चन हो गया। इंजीनियर को ये नहीं पता एयरपोर्ट कब बना, पर ये अभी से बोलेंगे अखिलेश जी के बयान पे नहीं बोलेंगे। अखिलेश जी के प्रवक्ता अखिलेश जी का जवाब नहीं दे पा रहे। कुशीनगर एयरपोर्ट कब बना इनको नहीं पता। एक सवाल और बोलिए।
सर जैसा इसने कहा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे मतलब फ़ी लगते हैं कि वो एक क्यों नहीं होता, मिनिमम क्यों नहीं होता। तो सर मेरा ये भी सवाल है कि यहाँ पे एजुकेशन में हमारे रिजर्वेशंस क्यों हैं। लाइक अगर हम जनरल हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा ही कट ऑफ होता है। लाइक पिछले साल 88 था जेई मेंस का, और बाकी जैसे और भी SC ST हैं उनका 26, 56, 33 ऐसा होता है। तो ये क्यों होता है? ठीक है, माइक दे दीजिए, माइक पास कर दीजिए प्लीज। और किसी का भी सवाल है? एक सेकंड, आपका सवाल। मेरे सभी राजनेताओं से सवाल है। हर कोई ये बोल रहा है कि मोदी जी क्यों लोग कर रहे हैं, महंगाई हो रही है, किसान परेशान है। मैं अभी समर वेकेशन चल रहा है और मैं अपनी डॉटर को लेकर के फैमिली के साथ गई थी उत्तराखंड से लेकर झारखंड तक, बिहार यूपी सब घूमने, कहीं कहीं जगह जगह हमने देखा, बस में हो या मेट्रो हो, हर जगह महिलाएं मोदी मोदी ही कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाएं खुश नहीं हैं, किसान खुश नहीं हैं, हर कोई खुश है, स्टूडेंट भी खुश है कहीं ना कहीं। अगर वो लोग खुश नहीं है तो हर जगह मोदी मोदी का नारा क्यों लगा रहे हैं? ठीक है, मोदी मोदी का नारा जनता लगा रही है, जनता का सवाल है, आप लोगों को आपत्ति क्यों है? और एजुकेशन को लेकर सवाल। पहला जवाब शहजाद जी देंगे। हाँ, पहला जवाब मैं एजुकेशन पे देना चाह रहा हूँ। अखिलेश जी पे, साहब कह रहे हैं अखिलेश जी के बयान जब पे एजुकेशन की बात आएगी तो बीच में टोक देंगे, क्योंकि इनको पता है कि एजुकेशन देना ही नहीं है। अगर एक मिनट, मैं जवाब पढ़ेगा दे दूं तो सवाल पूछेगा, इसलिए बीच में बोलते हैं। बेटा ऐसा है कि अगर इस देश में चर्चा यूसीसी पर होगी 5 घंटे और यूजीसी पर 1 मिनट भी नहीं होगी तो ये गैप हमेशा बना रहेगा। भारत के जितने भी संस्थाएं हैं, चाहे यूजीसी हो चाहे आईसीटी हो, जिसकी आप बात करें, इंजीनियरिंग कोर्सेज को जो गवर्न करती हैं, वहां पे जो बीओस होती है, बोर्ड ऑफ स्टडीज, जो सिलेबस बनाते हैं, उनकी मीटिंग होती है और मीटिंग के अंदर जो डिसीजन आते हैं 5 साल तक कोई निर्णय नहीं होता उस पे। अच्छा, उनसे जवाब जानना चाहिए। नहीं करेंगे, जो शिक्षा मंत्री है उसमें कुछ नहीं करेंगे। किसी यूनिवर्सिटी शहजाद जी आप जवाब दीजिए, क्योंकि वो जवाब आपसे जानना चाहते हैं। 10 सालों में कुछ नहीं हुआ है, इसलिए गैप हमेशा बना रहेगा। आप कमियां बताते रहेंगे, वो सॉल्यूशन तो बताने दीजिए। रुक जाइए, पैसा लेने का काम भारतीय जनता पार्टी करवाएगी और गैप बना रहेगा। किससे जवाब चाहिए? के नाम पे पैसा लिया जाएगा। शहजाद जी से, आपके एक्सपर्ट शहजाद जी से जवाब चाहिए। वो किसी भी तरीके से अखिलेश जी का जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए मेरे भी बारी का वो हस्तक्षेप कर रहे हैं। आपका एजुकेशन के सवाल का जवाब देता हूँ। इस देश में आपको पता है, हमारे देश में 70 साल में मात्र 300 मेडिकल कॉलेज बनी थी। अब पिछले 10 साल में, 9 साल में और 700 मेडिकल कॉलेज जोड़ी गई है। उत्तर प्रदेश की बात कर लो, 10 मेडिकल कॉलेज से 70 मेडिकल कॉलेज हुई। मैं एक सेकंड, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। 80,000 मेडिकल सीट्स थी, उसको आज 1,80,000 सीट्स किया गया है। 7 IIT थे, उसमें और 7 IIT जोड़े गए। 8 IIM थे, उसमें 7 IIM जोड़े गए। एम्स 8 थे, उसको 15 किए गए। मेरी बात सुनिए, मैं बात उसका जवाब दे रहा हूं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। इसमें अगर सीटें ही नहीं होंगी तो जो बच्चे, जो हमारा करिकुलम है, इंडस्ट्री और एकेडमिक में या तो मैं जवाब दूं, या तो मैं जवाब ना दूं, या तो मैं जवाब दूं या जवाब ना दूं, जवाब दूं या जवाब ना कैसे भरोगे उसके बारे में पूछ रहे हो। NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इसी सरकार ने लाने का काम किया है। 4 दशकों से पॉलिसी से गैप कैसे कम होगा ये बताओ ना। भाई बताइए, टू द पॉइंट बताइए, अब बताइए, पॉइंट पूछ रही हो। मैं वही तो जवाब दे रहा हूं। अगर मैं चाहते हो जवाब दूं या ना दूं, बता दीजिए बस। हाँ, बता रहा हूं। NEP जो बना है, इस बार जो NEP बना है वो इसी चीज को एड्रेस करता है कि किस प्रकार से इंडस्ट्री ओरिएंटेड एजुकेशन हो, और हमारी राज्य सरकारें तो उसको लागू भी कर रही है। परंतु कहां से NEP का विरोध हो रहा है? किसकी सरकार है? आप यूपी में पढ़ते हो, कहां लागू? अरे भाई, मैं क्या ऐसे जवाब दूं? धर्मेंद्र जी, तो दो तरीके, दो चीजें। एक तो NEP के माध्यम से सिलेबस को और मॉडर्न भी किया जा रहा है, उसको और इंडस्ट्री ओरिएंटेड भी किया जा रहा है, और दूसरी तरफ सीटों को भी बढ़ाया जा रहा है ताकि आरक्षण का अगर किसी को लाभ मिलता भी है, परंतु जनरल कैटेगरी के लोगों को भी वहां पर एडमिशन मिले। परंतु मेरा सवाल यह है कि यूजीसी पर बाद में ज्ञान दे देना, जिन्होंने कॉलेज एक भी नहीं बनाया, उनसे मेरा एक सवाल है कि जो महिला सशक्तिकरण का अधिकार का एक बड़ा विषय है, उस पर यह विरोध क्यों करते हैं? इनसे पूछिए कि आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप यहां पर हिजाब पहनकर बैठी हैं, बच्चियों को स्कूल में यूनिफॉर्म पहनकर जाना चाहिए ताकि उनको एजुकेशन मिले, तो उसका विरोध कौन कर रहा था? ठीक है, एक जवाब ये विरोध कर रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं। मुमताज जी, देखिए ऐसा है, मुझे समाप्त करना है जल्दी। अच्छा है, मैं बिल्कुल जल्दी कहूंगा। अभी इन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा की बात इन्होंने की, NCRB की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। मोदी सरकार में महिला सुरक्षित नहीं है, महिलाओं में अपराध जो है वो बढ़ा है। अभी मैडम राजस्थान नंबर 1 है उसमें, हमें वो भी तो बताइए। राजस्थान नंबर 1 है, वो नहीं बताएंगे, हम पूरे वो नहीं बताएंगे। राजस्थान नंबर 1 है, पूरा देश चला रहे, राजस्थान। अच्छा बताइए, कानून व्यवस्था किसकी? कानून व्यवस्था राज्य सरकार की है, केंद्र सरकार? अभी आपने कहा कि महिला सुरक्षित है, मणिपुर सुरक्षित नहीं है। वहां पे केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया गया। आपके मंत्री सुरक्षित नहीं है? बताइए। नहीं, आप जवाब दीजिए, मैं क्या बताऊं? क्या आपके मंत्री सुरक्षित है? अभी तक महिला, वहां जो मणिपुर है वो सुलग रहा है। उत्तराखंड में
बड़े पैमाने पे वहां एक खास तबके को निकाला जा रहा है, क्या उस पर आप बोल रहे हैं कुछ? आप यूपी में तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को जोड़ेंगे और उत्तराखंड में मुसलमानों को निकालेंगे। ये कैसी राजी है? एक मिनट मैडम, मेरे पास समय समाप्त हो गया सर। एसटी हसन पर तो आप एक शब्द नहीं बोले। मैं क्या बोलूंगा? आप तो मैडम हम इस करें, मैं तो इनको बता रहा हूं। महिला बार-बार पहलवान इंसाफ को इंसाफ नहीं है। महिला पहलवान इंटरनेशनल खिलाड़ी है, जो भारत की नाक है, आबरू है, इज्जत है, उनको तो इंसाफ दे नहीं रहे। कह रहे महिलाएं सुरक्षित है। नहीं, एक सेकंड, इनकी संगठन का एक अधिकृत बयान बताओ साक्षी पर, एक अधिकृत बयान बताओ श्रद्धा पर। जब श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े करके उसको फ्रिज में डाल दिया, अब इनको बड़ी एक शब्द सारे के खिलाफ खत्म करना है, मुझे खत्म करना है, मुझे खत्म करना है। मुमताज जी एक सेकंड सवाल करोगे भाई, मुमताज जी मुझे खत्म करना है, बस हो गया हिमाचल प्रदेश में मनोहर को काट काट के मार दिया गया जिहादियों के द्वारा। इम्पोर्टेंट सवाल आया था इधर से एक बच्चे का, रिजर्वेशन की वजह से दिक्कत होती है। तो उसमें रिजर्वेशन में ये होता है, बड़े समझने की चीज़ है ये, कि हमारे समाज में गरीब और अमीर की खाई है। एक जो गरीब बच्चा है, पिछड़ी जाति का बच्चा है, उसको स्कूल के बेस पे ही प्लेन लेवल फील्ड नहीं मिलती है जो हम लोगों के बच्चों को मिलती है। तो इसलिए वो रिजर्वेशन रहेगी और आगे भी रहेगी जब तक उनको बराबरी की शिक्षा समय समाप्त हो गया। इसीलिए नई पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और उसमें उन चीजों को हमने समतल करने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।